अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ सर हसन रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एंजाइम्स। एमडीएड बायोलॉजी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एंजाइम्स। तो आज हम एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स होते क्या हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, फिर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। या हम इस तरह कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब का जो सम है, यानी इन सबको मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप हैं। एक ए जो कहलाता है कैटाबॉलिज्म, ए जो कहलाता है कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और बी जो कहलाता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर। किसी एक पॉलीमर कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को। तो पॉलीमर का लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं मोनोमर। तो पॉलीमर का मोनोमर्स में टूटना यानी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, ये क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें होता क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जो ग्लूकोज होती है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज जो है वो टूटती है और ग्लूकोज के टूटने से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस H2O, वाटर बनता है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस से ATP भी मिलती है। इस प्रोसेस की वजह से हमें एनर्जी जनरेट होके मिलती है, ATP मिलती है। तो इस प्रोसेस से एनर्जी तो हमें मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस को। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। ये कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें एक पॉलीमर यानी लार्ज मॉलिक्यूल टूटे और उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, यानी पॉलीमर टूटे और उससे मोनोमर्स बने, जैसे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। तो रेस्पिरेशन एक एग्जाम्पल है किसकी? कैटाबॉलिज्म की, जिसमें होता है यह है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और साथ ही साथ ATP रिलीज होती है इस रिएक्शन से। अभी हमने बात कर ली कैटाबॉलिज्म की। अब इसी मेटाबॉलिज्म का दूसरी टाइप है केमिकल रिएक्शन की, जो कहलाती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर को, यानी पॉलीमर का फॉर्म होना, पॉलीमर का बनना। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे और मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से बनेगा एक बड़ा पॉलीमर। तो मोनोमर से का मिलकर उससे पॉलीमर का बनना, ये क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट की बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है प्लांट की बॉडी में, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है या एनाबॉलिज्म वाला रिएक्शन है, जिसमें होता ये है कि CO2 कंबाइन होती है, CO2 रिएक्ट करती है किसके साथ? वाटर के साथ। CO2 रिएक्ट्स विद वाटर और इसके नतीजे में
किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और वो एनर्जी जो इसमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है सोलर एनर्जी, सनलाइट वाली एनर्जी। तो एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अब ये दो एग्जांपल इसलिए दिए हैं समझाने के लिए कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो अब हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमने यहाँ बात कर ली, सारे सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसकी दो टाइप हैं, एक एनाबॉलिज्म कहलाता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म हम कहते हैं जिसमें एक पॉलीमर यानी लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है इनटू मोनोमर्स। बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में यानी मोनोमर्स में, जिसकी एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, जैसे ग्लूकोज टूटता है और उससे एटीपी बनती है, साथ साथ CO2 और H2O के मॉलिक्यूल वगैरह बनते हैं। और दूसरा कहलाता है एनाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म का दूसरी टाइप है, एनाबॉलिज्म हो सकता है। तो हमारी बॉडी में हर वक्त या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर वक्त एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म सारी तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब ये ओवरऑल जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या सारे मेटाबॉलिज्म जो है, ओवरऑल ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, दिस कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, ये सारा जो मेटाबॉलिज्म है ये डिपेंड करता है एंजाइम पर। इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम, यानी कि सारे केमिकल रिएक्शंस एंजाइम पर डिपेंड करते हैं, यानी एंजाइम की वजह से, एंजाइम की मौजूदगी में ही ये रिएक्शन होते हैं। दे डिपेंड ऑन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स पर डिपेंड करते हैं। अब किस तरह से डिपेंड करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है, ए एक रिएक्टेंट है। ए क्या है? रिएक्टेंट है जिसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। हमारे बोर्ड में कोई भी एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है ए। अब इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है इनटू बी, इसे कन्वर्ट होना है बी में, इसे बी में कन्वर्ट होना है, बी यानी प्रोडक्ट, तो इसे बी में यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो एक तो इसके पास सॉल्यूशन ये है कि जब ए जो है ये बी में कन्वर्ट होना चाहता है तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि रिएक्टेंट था यहाँ पर, रिएक्टेंट जो है डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसको इस तरह से कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी वो होगी ज़्यादा, यानी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तब जाके ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जबकि अगर यही रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो जाए, यही रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में हो जाए, यानी यहाँ पर अगर इनके पास कोई एक एंजाइम आ जाए, यहाँ पर कोई एक एंजाइम आ जाए जो इस रिएक्टेंट को अपने साथ अटैच करे, यहाँ पर रिएक्टेंट है, इस ए रिएक्टेंट को अपने साथ अटैच करे और इस ए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, ए रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। अब ये एंजाइम की मौजूदगी से यही रिएक्शन जो पहले ज्यादा एनर्जी में हो रहा था, अब इसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी लो। यानी फॉर एग्जांपल ऊपर ये रिएक्शन 1000 किलो जूल की एनर्जी में हो रहा था, यहाँ पर 1000 किलो जूल एनर्जी लग रही थी, तो अब यही 500 एनर्जी में हो जाएगा, क्योंकि इस एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम की वजह से क्या होते हैं? रिएक्शंस फास्ट होते हैं, रिएक्शन जल्दी हो जाते हैं क्योंकि कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। वैसे भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी वैसे भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो सकता है, मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो होगा। बहुत स्लो मतलब क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यानी रिएक्शन स्लो होगा। तो ये स्लो रिएक्शन होगा, और अगर इस तरह से होगा एंजाइम की मौजूदगी में तो ये फास्ट होगा, जल्दी से हो जाएगा रिएक्शन। तो एंजाइम दरअसल क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि विदाउट एंजाइम, ये कह सकते हैं कि विदाउट एंजाइम, कि अगर एंजाइम ना हो हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि विदाउट एंजाइम रिएक्शन नहीं होंगे, विदाउट एंजाइम रिएक्शन तो होंगे, बट मेटाबॉलिज्म विल बी टू स्लो। जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन होंगे तो, लेकिन मेटाबॉलिज्म विल बी टू स्लो, बहुत ही स्लो हो जाएगा। और इतना स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाएंगे हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस के लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी। यानी हमारी बॉडी में कोई एक प्रोडक्ट चाहिए था जिंदा रहने के लिए,
वो प्रोडक्ट हमें एंजाइम की मौजूदगी से जल्दी मिल जाता, लेकिन अगर एंजाइम ना हो तो वो प्रोडक्ट हमें लेट मिलेगा, और लेट मिलने की वजह से मेरी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। तो एंजाइम की वजह से, एंजाइम के बगैर इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं रहती क्योंकि एंजाइम के बिना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाते हैं। अच्छा, तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अब एंजाइम को हम डिफाइन करते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या, व्हाट आर एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स हैं क्या, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और शॉर्ट में से बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम है क्या, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं, और ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बायो कैटलिस्ट, enzymes are biocatalysts which speed up the biochemical reaction, जो स्पीड अप करते हैं किसे, स्पीड अप, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अच्छा, ये जब बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे तो ये खुद अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देते, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये जो काम कर रहे हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का, ये करते हैं काम विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी अपने आप को इस्तेमाल भी होने नहीं देते। यानी जिस तरह का हमारे पास एंजाइम पहले था रिएक्शन के बाद भी हमें वैसा ही एंजाइम मिलेगा, एंजाइम ने अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं दिया। अच्छा, अब ये है क्या दरअसल, एंजाइम्स है क्या, एंजाइम दरअसल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स है क्या, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंस जिनमें कार्बन हाइड्रोजन वगैरह पाया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, या फिर इन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। ये बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं, यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं, जो कैटलाइज करते हैं किसे, और इनका काम है कैटलाइज करना, कैटलाइज यानी स्पीड अप, दे कैटलाइज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस, ये स्पेसिफिक तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, ये हमने सारी बात कर ली इंट्रोडक्शन की, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ से हमने देखा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, उनके बारे में मैंने आगे लिखा है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो सम है उसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसकी दो टाइप हैं, एक कहलाता है एनाबॉलिज्म और एक कहलाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है जिसमें पॉलीमर यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो टूटेगा इनटू मोनोमर, छोटे मॉलिक्यूल में, जैसे कि ग्लूकोज टूटता है CO2 और वाटर में, और उससे ATP रिलीज होती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म की। फिर एक होता है एनाबॉलिज्म रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म यानी जिसमें मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और इससे क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, जैसे कि CO2 और वाटर से मिलकर ग्लूकोज बनेगा, सोलर एनर्जी यूटिलाइज करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है एनाबॉलिज्म की। तो हमारी बॉडी में ये दो मेन तरह के रिएक्शंस होते हैं। ये सारा जो मेटाबॉलिज्म है, सारी केमिकल रिएक्शंस है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, एंजाइम पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्टेंट था जिसका नाम ए था, उसे बी में कन्वर्ट करना है, और इसे बी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब 1000 किलो जूल जो एनर्जी चाहिए वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब विदाउट एंजाइम तो 1000 चाहिए, लेकिन अगर एंजाइम यहाँ पर मौजूद हो
तो एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्टेंट को पहले स्टेबल करेगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसे ये जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा कम एनर्जी में। तो ये 500 किलो जूल एनर्जी में भी रिएक्शन हो जाएगा। तो एंजाइम की वजह से रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। बिना एंजाइम के भी रिएक्शन हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही स्लो होंगे। इतने स्लो होंगे कि इसकी जो नीड थी हमारी बॉडी को वो पूरी नहीं हो पाएगी, और इसलिए इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए विदाउट एंजाइम लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाती। तो विदाउट एंजाइम होता ये है कि विदाउट एंजाइम मेटाबॉलिज्म तो होता है, मेटाबॉलिज्म चल तो रहा है, लेकिन इतना स्लो है कि दैट लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल नहीं रह पाएगी। तो अब एंजाइम है क्या, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं या बायो कैटलिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद अपने आप को इस्तेमाल भी होने नहीं देते किसी भी रिएक्शन में। जिस तरह का एंजाइम पहले होता है रिएक्शन से पहले, उसी तरह का बाद में हमें मिल जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दरअसल बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं जो कैटलाइज करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को। अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं कि किस तरह से इसकी डिस्कवरी वगैरह, कौन सा साइंटिस्ट है, किसने इसको डिस्कवर किया और ये सब। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी। तो हिस्ट्री में हमें ये देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, 19वीं सदी के स्टार्ट में, यानी 1800 कुछ में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में दो फ्रेंच, उस टाइम के दो फ्रेंच केमिस्ट थे। टू फ्रेंच केमिस्ट थे। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में दो केमिस्ट थे जिनका नाम था पायन एंड परसोस। पायन एंड परसोस, इन दोनों ने जो बार्ले सीड है उसका मिक्सचर लिया। इन्होंने क्या किया, मिक्सचर लिया, मिक्सचर ऑफ बार्ले सीड, जो जौ जवार वगैरह होती है, बार्ले सीड्स, इसका मिक्सचर लिया। बार्ले सीड्स का मिक्सचर लिया, और उस बार्ले सीड्स के मिक्सचर से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक केमिकल। उससे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, बार्ले सीड के मिक्सचर से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया एक केमिकल जो था स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला केमिकल। तो उसे ने नाम दे दिया कि ये क्या है, स्टार्च। इन्होंने इनको वहां से स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिला। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम मिला, जिस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम को कहा जाता है डायस्टेज। डायस्टेज। तो डायस्टेज जो है वो फर्स्ट एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट एंजाइम, पहला एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था। तो कब डिस्कवर हुआ था, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। दो फ्रेंच केमिस्ट थे, एक का नाम पायन और दूसरे का नाम परसोस था। इन्होंने बार्ले सीड्स का मिक्सचर लिया, उससे एक्सट्रैक्ट किया स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है डायस्टेज, और ये फर्स्ट एंजाइम है जो डिस्कवर हुआ था। अच्छा, अब उस टाइम पर एंजाइम का वर्ड नहीं था। उस टाइम पे बस इन्होंने स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला कोई केमिकल डिस्कवर किया था। नाम जो था वो तकरीबन 1878 में, 1878 1878 में सबसे पहले एंजाइम की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। टर्म एंजाइम जो वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये इंट्रोड्यूस की गई थी एक साइंटिस्ट की तरफ से जिसका नाम है फ्रेडरिक फ्रेडरिक विलियम फ्रेडरिक विलियम कोहने।
इन्होंने सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। सही है, टर्म इंट्रोड्यूस की थी। तो इन्होंने जो टर्म इंट्रोड्यूस की थी एंजाइम की, वो इस तरह से की थी कि इनको यीस्ट के अंदर कुछ नजर आए थे। तो एन का मतलब होता है इन या इनसाइड, तो उनको इनसाइड, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट, तो यीस्ट के अंदर कुछ मटेरियल नजर आया था, जिससे इसने नाम दे दिया कि ये एंजाइम है। और बाद में पता चला कि ये तो मतलब हमारी बॉडी में पाया जाता है, हर किसी की बॉडी में पाया जाता है, तो इसलिए एंजाइम यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो इनसाइड यीस्ट से मिला था, तो इसलिए इसने इन यीस्ट नाम रख दिया। अच्छा, इसके बाद कुछ एक और है, कुछ साइंटिस्ट का रोल है। तकरीबन 18 1870 18 1980 में, 1980 1980 में दो साइंटिस्ट और थे, जिनका नाम है थॉमस कैक एंड सिडनी अल्टमैन। थॉमस कैक एंड सिडनी अल्टमैन। तो इन दोनों ने, थॉमस कैक और सिडनी अल्टमैन ने, इन्होंने डिस्कवर किया आरएनए बेस्ड एंजाइम को। क्योंकि इससे पहले जितने भी एंजाइम थे वो सारे प्रोटीन से मिलके बने थे, प्रोटीन से। लेकिन ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले आरएनए बेस्ड एंजाइम को डिस्कवर किया। आरएनए बेस्ड एंजाइम यानी जो आरएनए से मिलके बने हुए एंजाइम होते हैं। आरएनए बेस्ड एंजाइम को डिस्कवर किया। और इस आरएनए बेस्ड एंजाइम्स को जो जिनको इन्होंने डिस्कवर किया, उन्हें कहा जाता है राइबोजाइम्स। उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या है? आरएनए बेस्ड एंजाइम्स हैं। अब राइबोजाइम्स जो है वैसे तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक एग्जांपल है आरएनए बेस्ड एंजाइम्स की, यानी राइबोजाइम्स की एक एग्जांपल है, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है हमारे पास, ये एक राइबोजाइम है जो पाया जाता है राइबोसोम में। जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स, उनमें ये पाया जाता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज। और ये क्या करवाता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। ये करवाता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी अमाइनो एसिड्स के दरमियान, तो उससे क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और ये क्या है? आरएनए बेस्ड एंजाइम है, यानी एक राइबोजाइम है। सही है, तो ये सारा इसके हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। हिस्ट्री के बारे में हमने ये देखा कि हमारे पास हिस्ट्री में, कि हमारे पास 19 सेंचुरी के स्टार्ट में दो फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था पायन और पेसोस। इन्होंने मिक्सचर ऑफ बार्ले सीड लिया, उसे एक्सट्रैक्ट किया एक स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम क्या है? डायस्टेज, जो फर्स्ट एंजाइम है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायस्टेज। उसका फंक्शन क्या था? उसका फंक्शन था स्टार्च को डाइजेस्ट करना, स्टार्च को डाइजेस्ट करना। फिर 1878 में सबसे पहले जो एंजाइम की टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सबसे पहले जो एंजाइम की टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मेरी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? सही है, फ्रेडरिक FW या फ्रेडरिक विलियम कौन ने डिस्कवर करवाई थी, क्योंकि ऐसे ईस्ट के अंदर नजर आया था एंजाइम। फिर इसके बाद 1980 में थॉमस कैक एंड सिडनी अल्टमैन ने आरएनए बेस्ड एंजाइम डिस्कवर कर लिए। और ये आरएनए बेस्ड एंजाइम्स को इन्होंने नाम दिया, ये कहलाएंगे राइबोजाइम्स। इसकी एग्जांपल है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, एक राइबोजाइम है जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम एक सेल का ऑर्गेनेल है, वहां पाया जाता है।
और इसका काम है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करना और उससे प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। सही है, तो ये हमारे पास ये हिस्ट्री में हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमने यहाँ डिस्कस करनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं और ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोटोप्लाज्म। बायो कैटलिस्ट एंड प्रोड्यूस्ड इन प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस होते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और एक सेल के अंदर एक पोर्शन है जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म दरअसल क्या है, प्रोटोप्लाज्म मिक्सचर है किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हमारे एंजाइम्स जो हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं बॉडी में, ये बायोकैटलिस्ट हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा ये कहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये एंजाइम्स हैं, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन सेल, ये सेल के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। नॉर्मली जो एंजाइम्स हैं सिंथेसाइज्ड इन सेल, ये सेल के अंदर ही बनते हैं। सही है। इसके अलावा इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए भी इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे, वो जो सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे वो तो नेचुरल होंगे, तो नेचुरली जो है वो तो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और आर्टिफिशियल जो होते हैं, आर्टिफिशियली जो तैयार किए जाएंगे लैब में, आर्टिफिशियल, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार होंगे। तो ये नेचुरली भी तैयार होते हैं और आर्टिफिशियली भी इनको अब तैयार किया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए। तो पहला करेक्टर याद रखना। अच्छा, दूसरा करेक्टर है हमारे पास कि दीज आर मोस्टली प्रोटीन, ये ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं। मोस्टली प्रोटीन, ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब प्रोटीन भी कौन से प्रोटीन, प्रोटीन होते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक फिब्रस प्रोटीन भी होते हैं और एक होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। और जब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं तो इनका हाई मोलिकुलर वेट होगा, हाई मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर वेट होगा। और इनको कंसिडर किया जाएगा कि ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं है। तो दूसरा करेक्टर याद रखना है कि ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं, मोस्टली एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर के हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो हमने ऊपर बात की थी राइबोसोम्स की, और लेकिन मोस्टली प्रोटीन से मिलके बने। और कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलके बने विद हाई मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, थर्ड जो इसका करेक्टर है वो ये है कि इनकी कंपोजिशन, कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्योरली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं।
कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्योरली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के साथ इनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्योर प्रोटीन से मिलके बने हैं, प्योर प्रोटीन से मिलके बने हैं, यानी 100% प्रोटीन है इनमें बस, और प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे पास अमाइलेज है, पेप्सिन है। अमाइलेज जो स्टार्च की डाइजेशन करवाता है, अमाइलोज की, अमाइलेज एंजाइम है। एंड पेप्सिन है जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, पेप्सिन। तो ये दोनों क्या है, प्योर एंजाइम्स हैं, प्योर प्रोटीन नेचर के हैं। और कुछ इनमें ऐसे होते हैं विच मे कंटेन नॉन प्रोटीन, विच में कंटेन नॉन प्रोटीन, उसके पास क्या होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। अच्छा, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को, ये जो इनके पास होगा, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनके पास क्या होगा, कोफैक्टर होगा, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो इनको फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए होगा। जैसे कि एसिटाइल को ए जो होता है, एसिटाइल को ए में जो को ए है, ये दरअसल को एंजाइम होता है, यानी को फैक्टर होता है। तो ये हमारे पास को ए जो है, एसिटाइल को ए में को जो को ए है, ये दरअसल को एंजाइम है, को एंजाइम ए है। और इस को एंजाइम ए को ही हम को फैक्टर कंसिडर करते हैं कि ये को फैक्टर है। तो एसिटाइल को ए में जो को ए होता है, ये को फैक्टर होता है, यानी एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाए जाते हैं कुछ एंजाइम में। तो तीसरा, इसकी कंपोजिशन के बारे में याद रखना, तीसरा करेक्टर। अच्छा, इसके बाद लोकेशन ऑफ एक्शन, एंजाइम की लोकेशन ऑफ एक्शन क्या होती है, कहाँ पर ये काम करते हैं। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और सेल के अंदर ही काम करते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन काम बाहर जाके एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सेल से बाहर निकल के। तो इस तरह एंजाइम की दो टाइप हैं, एक कहलाते हैं एंडो एंजाइम्स, एंडो एंजाइम्स, और एक कहलाते हैं एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स वो हैं जो इनसाइड द सेल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इनसाइड सेल, सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए, सेल के अंदर ही काम किया। और कुछ जो होते हैं सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सेल से बाहर निकल के काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एंजाइम है जो हमारे स्टमक में डाइजेशन करवाते हैं। अब वो स्टमक की वॉल के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, वहां से प्रोड्यूस होने के बाद स्टमक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब स्टमक जो है वो सेल नहीं है, मतलब सेल के बाहर वाला हिस्सा है ना, तो इसलिए वो एक्सो एंजाइम कहलाएंगे जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक इनका करेक्टर है अबाउट स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है ये बहुत मखसूस होते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। यानी फॉर एग्जांपल ऊपर हमने बात की थी ना, अमाइलेज एंजाइम था, वो सिर्फ अमाइलोज को ही डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत मखसूस होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई दूसरा वाला सबस्ट्रेट इससे आगे नहीं जुड़ेगा। अच्छा, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम को, जो एंजाइम से आके रिएक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कंसिडर करते हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक हैं टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सिक्स, इनके साइज की बात करते हैं। अब सबस्ट्रेट जो है वो तो रिएक्टेंट है एंजाइम का। अब सबस्ट्रेट जो होगा वो हमेशा बहुत ही छोटे साइज का होगा और एंजाइम बहुत ही लार्ज साइज का होगा। तो दे आर मच लार्जर इन साइज, इनका जो साइज होता है एंजाइम का, दे आर मच लार्जर, ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं।
देन सबस्ट्रेट, किसके मुकाबले में? सबस्ट्रेट के मुकाबले में। तो सबस्ट्रेट के मुकाबले में लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा करेक्टर नंबर 7। 7 ये है कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है, कि सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट हम कहते हैं रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम को। रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम से आके रिएक्ट करता है, फिर एंजाइम जिसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसा कि ऊपर ए था ना, हमने एग्जांपल ली थी ए को बी में कन्वर्ट होना, तो ए दरअसल रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम था, सबस्ट्रेट था, और बी प्रोडक्ट था। अच्छा, इसके अलावा नंबर 8 है एक्टिवेटर्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्टिवेटर्स कहा जाता है। एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काम होता है, ये आयंस और सॉल्ट वगैरह होते हैं, आयंस होते हैं, या फिर कोई सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, और इसके साथ साथ क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है। तो ये सारे जो आयन्स वगैरह हैं, ये एक्टिवेटर कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और ये एंजाइम भी केमिकल बायोकैटलिस्ट है, केमिकल की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ा देती हैं, कि एंजाइम बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। उन्हें हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिवेटर्स के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब यही जो एंजाइम की एक्टिविटी है, कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। वो फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, ये मतलब एंजाइम एक्टिविटी। तो जो एंजाइम एक्टिविटी को फैक्टर्स हैं कुछ अफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास है ये। सबसे पहले हमारा जो भी, जहाँ पर एंजाइम मौजूद होगा वहाँ का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा है पीएच, अगर जिस जगह पे एंजाइम मौजूद है वहाँ का पीएच अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की मिकदार कम या ज़्यादा है, उस हिसाब से एंजाइम की एक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ता है। कम एंजाइम हो तो वो ज़्यादा काम करना पड़ता है एंजाइम को, ज़्यादा एंजाइम हो तो मिलकर आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह कुछ। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की मिकदार कितनी है? सबस्ट्रेट कम होंगे एंजाइम स्लो काम करेगा, सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो एंजाइम तेज़ी से काम करेगा। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी एक मेन फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। तो ये चार मेन फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक नंबर 9, नंबर 10। 10 है हमारे पास, जो कहलाता है एक्टिव साइट। अब एंजाइम से जाकर सबस्ट्रेट जब अटैच होगा, तो एंजाइम की किसी भी जगह से जाकर अटैच नहीं होगा। एंजाइम में एक खास साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो स्पेशल लोकेशन है जहाँ पर साइट वेयर सबस्ट्रेट अटैच, ये वो जगह है, इट इज अ साइट वेयर सबस्ट्रेट अटैच, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर चिपकता है, सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, सबस्ट्रेट अटैच। और फिर एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को जो अटैच हुआ है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और यूजुअली ये जो सबस्ट्रेट हो, ये एक्टिव साइट जो है, ये इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, फिक्स्ड स्पेसिफिक शेप होती है, फिक्स्ड स्पेसिफिक शेप होती है।
सही है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है, इसकी हमारे पास एक एंजाइम है, एक मिनट, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम की ये वाली जो जगह है, ये है इसकी एक्टिव साइट। ये फिक्स जगह है जहां पर सिर्फ ये वाला सबस्ट्रेट अगर अटैच हो सकता है, गोल वाला, वरना सबस्ट्रेट तो ये भी है और सबस्ट्रेट तो ये भी है, लेकिन सिर्फ एक सबस्ट्रेट यहाँ पर आगे अटैच होगा। ये अटैच नहीं होगा, ये अटैच नहीं होगा, सिर्फ ये आगे अटैच होगा। तो ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है फिक्स शेप की होती है ज्यादातर। आगे हम फर्दर भी इसे डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, लास्ट कैरेक्टर है एंजाइम का कि इट कैन बी रीयूज्ड। इसे रीयूज किया जा सकता है क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम तो होता नहीं है, इस्तेमाल होता नहीं है मुकम्मल तौर पे, इसलिए इसे बार बार रीयूज किया जा सकता है। तो एंजाइम जो होता है हमारे पास, एंजाइम रिमेन अनचेंज, ये रिएक्शन में अनचेंज रहता है। इट रिमेन अनचेंज, किसी भी रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होता, जिस तरह का एंजाइम रिएक्शन से पहले था वैसा ही रहता है। तो इट रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी ये वैसा के वैसा ही रहता है। बेशक इसने रिएक्शन को फास्ट करवाया है, लेकिन दरअसल इसने खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बस रिएक्शन को फास्ट करवाया है। बिकॉज इट इज नॉट कंज्यूम्ड, ये जो होता है कंज्यूम नहीं होता, ना तो इसकी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, ना इसकी कोई शेप कंज्यूम हुई है। तो ये सारे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजाइम के। इनको दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने जनरल करेक्टर्स डिस्कस किए थे। सही है, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में हमारे पास पहला कैरेक्टर ये था कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं तो वो नेचुरल होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडियम में यानी लैब में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए भी इनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मोस्टली जो एंजाइम्स है हमारे पास वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और कौन से प्रोटीन? ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं विद हाई मोलिकुलर वेट, और इसीलिए इनको हम मैक्रो यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं। कंपोजिशन में हमारे पास कुछ एंजाइम जो होते हैं प्योर प्रोटीन नेचर के होते हैं, जैसे कि अमाइलेज है जो अमाइलोज की डाइजेशन करता है। अमाइलोज एक स्टार्च की फॉर्म है, स्टार्च की स्ट्रेट चेन वाली जो फॉर्म होती है उसे अमाइलोज कहते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो ये दोनों प्योर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ होते हैं विच में कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट, उनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, यानी वो एंजाइम है उसके साथ एक छोटा सा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होगा। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। जैसे कि एसिटाइल को ए एंजाइम में से एसिटाइल को ए जो है इसके अंदर जो को ए है, को एंजाइम ए है दरअसल, वो फुल फॉर्म इसकी को एंजाइम ए जो है दरअसल वो कोफैक्टर है जो एसिटाइल के साथ अटैच हुआ पड़ा है ताकि एसिटाइल एक्टिव हो सके। अब लोकेशन ऑफ एक्शन, एंजाइम कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एंडो एंजाइम कहलाते हैं जो इनसाइड द सेल काम करते हैं, कुछ एक्सो एंजाइम कहलाते हैं जो आउटसाइड द सेल काम करते हैं। स्पेसिफिसिटी की हमने बात की, एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं फॉर सबस्ट्रेट, यानी एक अभी हमने आगे जो बात की थी यहाँ पर कि हमारे पास ये वाला जो हमारे पास ये रहा, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो स्पेसिफिक होती है, सिर्फ यही तरह का सबस्ट्रेट अगर यहाँ पर अटैच होगा, बाकी सबस्ट्रेट यहाँ पर आके अटैच नहीं होंगे। तो एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। फिर साइज, इनका साइज जो होता है दे आर मच लार्जर इन साइज देन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के मुकाबले में इनका साइज भी बहुत बड़ा होगा। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? रिएक्टेड ऑफ एंजाइम को कहते हैं, एंजाइम के साथ जो चीज आगे रिएक्ट करेगी। एक्टिवेटर क्या होता है? कुछ आयन या सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीशियम में क्लोराइड आयन है जो एक्सेलरेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है जो दो सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करता है फिर इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है 1 सेकंड में। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 प्रोडक्ट पर सेकंड। अब अगर एक्टिवेटर इसके साथ आगे अटैच होगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा, 4 प्रोडक्ट पर सेकंड कर देगा, फिर 6 प्रोडक्ट पर सेकंड कर देगा। तो ये इसकी एक्टिविटी जो बढ़ रही है एंजाइम की एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ रही है, एक्टिवेटर्स की वजह से। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पर असर पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन सब को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिव साइट क्या है? वो साइट जो है सबस्ट्रेट अटैच, जहां पर आगे सबस्ट्रेट अटैच होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे। यूजुअली जो होती है एक फिक्स शेप की होती है, जैसे कि यहाँ पर एक सर्कुलर शेप की है, किसी एंजाइम की ट्रायंगुलर शेप की होगी, किसी की अलग शेप की होगी। इसके अलावा लास्ट इसका करेक्टर ये है, इट कैन बी रीयूज, इसे रीयूज किया जा सकता है
क्योंकि ये रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, ये आफ्टर द रिएक्शन भी क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ये कंज्यूम होता नहीं है खुद, इसीलिए इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक एंजाइम ने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, अब उसके बाद एंजाइम अलग हो गया, अब एंजाइम जाके फिर दोबारा किसी ए को बी में कन्वर्ट कर सकता है। तो एंजाइम जो है वो खत्म नहीं होता, इस्तेमाल नहीं हो रहा होता दरअसल, उसकी क्वांटिटी वगैरह क्वालिटी वगैरह चेंज नहीं हो रही होती। तो ये सारा करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एंजाइम के, जनरल करेक्टरिस्टिक्स। तो हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर ली, हिस्ट्री डिस्कस कर ली, और इसके अलावा हमने पूरा इस चैप्टर का स्टार्ट में इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब फर्दर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये सारे इसके करेक्टर्स एंड हो गए। अब इसके बाद हमने इसके डिस्कस करने हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।